हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज स्टार्ट किया था और हमने उसमें ये देख लिया था कि जो हमारा चार्जिंग सेक्शन है वो है 56 और चार्जिंग सेक्शन हमें ये बताता है कि भैया अगर अदर सोर्स में इनकम लानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तीन बातें फॉलो करनी पड़ेगी। पहली, आपकी कोई ना कोई इनकम होनी चाहिए। दूसरी बात, वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जम्प्ट होगी तो कवर करने की जरूरत ही नहीं है। और तीसरी बात ये कि वो इनकम शुरू के 4 हेड में ना आई हो। तो जो 4 हेड में नहीं आएगी वो यहाँ आएगी। समझ गए? तो ये हमने पढ़ लिया था। मेथड ऑफ अकाउंटिंग भी हमने पढ़ लिया था कि कैश बेसिस आप फॉलो करते हैं या अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं। दोनों में से हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी बेसिस फॉलो करते हैं उस पर इनकम ऑफर कर दीजिए, हम उस पर टैक्स चार्ज करने को तैयार है। ठीक है, ये जो सेक्शन है ये दो ही चैप्टर पे लगता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मैंने इसका एक एग्जांपल भी दिया था आपको कि जैसे अपन बॉन्ड्स वगैरह परचेज करते हैं। अब बॉन्ड में साल में 2 बार इंटरेस्ट दिया जाता है जनरली। ठीक है, अब वो इंटरेस्ट जो दिया जा रहा है साल में, अगर आप केस बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो सिर्फ वही इंटरेस्ट इंक्लूड कीजिए। ये प्रीति ठाकुर के नाम से कौन है भाई? सबसे पहले तो मुझे ये बता दो। चलिए, ओके। तो सर, बॉन्ड की अपन बात कर रहे थे कि अगर आप केस बेसिस फॉलो कर रहे हैं और आपको जून में इंटरेस्ट मिला। अब ध्यान से सुनना, जून में जो इंटरेस्ट मिला होगा वो रिलेटेड कहां से कहां तक होगा? क्या वो जनवरी टू जून होगा? राइट। अब अगर आप उसको जून में इंक्लूड करना चाहते हैं, आप केस बेसिस फॉलो करते हैं, तो आप पूरा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब मिला तब इनकम है। और अगर आप अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं तो आप पूरा ले सकते हैं क्या? बताइए। नहीं, आपको अप्रैल मई जून का ही लेना पड़ेगा। आपको क्या लेना पड़ेगा? अप्रैल मई जून लेना पड़ेगा। यस, तो यही फर्क है बस, और कोई फर्क नहीं है। तो केस बेसिस फॉलो करते हो तो भैया जो मिला वो इनकम है, जो दिया वो खर्चा है। और अगर अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हो तो फिर पीरियड वाइज चलेगा, अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू मार्च, दैट्स इट। आगे जाइए सर। फिर हमने बात की थी कि स्पेसिफिक इनकम कौन कौन सी आती है। तो हमने हेड वाइज कुछ क्लासिफिकेशन किया था कि सर डिविडेंड इनकम आ जाती है, जो हमने अभी तक कहीं नहीं ली है। कैजुअल इनकम जैसे लॉटरी ना, इसमें सब आ जाते हैं। कार्ड गेम मतलब 3 पत्ती या ऐसा कुछ, कौन बनेगा करोड़पति, एटसेट्रा, ऐसी कोई भी इनकम वो यहाँ आ जाती है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज यहाँ आ जाती है। अब देखो, इन सब के ब्रैकेट में मैंने लिखा है इफ नॉट टैक्सेबल इन बीएनपी, इफ नॉट टैक्सेबल इन बीएनपी, नॉट टैक्सेबल इन बीएनपी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में इस बात का डिस्कशन भी आपके साथ किया था कि कभी भी आप ये रट्टा ना मारे कि ये इनकम इस हेड में आएगी। आप उसका लॉजिक पहचाने। जैसे मैं फर्स्ट क्लास में हमेशा क्या कहता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ाने की इनकम कौन से हेड में आती है बताओ? अब दोबारा पूछ लेता हूँ, अब तो पढ़ चुके हो आप सारा, अब तो आप 5 हेड पढ़ चुके हैं लगभग। मेरे पढ़ाने की इनकम कौन से हेड में आती है? बोलो, मेरे पढ़ाने की इनकम कौन से हेड में आती है? यस, वेरी गुड। चलो, काफी अच्छा जवाब है सभी का, ऑलमोस्ट ठीक है। अच्छा, डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ एम्प्लॉयमेंट में हूँ, इफ आई एम द एम्प्लॉय ऑफ वीएस क्लासेस, देन इट विल कवर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। एंड इफ आई एम द ओनर ऑफ वीएस क्लासेस, देन इट विल बी कवर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बीएनपी। ठीक है,
and if I do not carry business of coaching or teaching, then it will cover under the head income from other sources, right? तो डिपेंड करता है कि मेरे सर्कमस्टांसेस क्या है। आप सीधे क्लाइंट को कभी भी मत बोलना, क्लाइंट आपसे पूछे कि सर मैं ये काम करता हूँ, मेरी इनकम कहाँ आएगी, तो सीधे जल्दबाजी में कि बताओ जल्दी से, नो, पहले पूछो, समझो कि आप भैया कैसे करते हो, आपका टर्म्स क्या रहता है, वो बातें समझ के आप आंसर करेंगे, समझ के। तो इसलिए ये सारी चीजें वहां भी आ सकती है, इसलिए हमने लिखा है कि वहां नहीं आई तो फिर यहाँ आएगी। जैसे मान लीजिए मैं डीलर हूँ, मैं सिक्योरिटी लेने बेचने का काम करता हूँ, कभी ये लिया कभी वो बेचा, कभी ये लिया कभी वो बेचा, तो वो इंटरेस्ट मुझे जो मिलेगा वहां पे, वो तो मेरा कहाँ जाएगा, फिर बीएनपी में जाएगा, समझ गए? दैट्स इट। और अगर नहीं तो फिर यहाँ आ जाएगा, भैया मैं तो कभी कभी लेता हूँ, तो फिर अदर सोर्स में ले जाओ। रेंट में भी हमने ये बात की थी कंपोजिट रेंट में कि सेपरेट कर लो, बिल्डिंग वाला एचपी में ले जाओ, बाकी जो बचेगा या तो अदर सोर्स में ले जाओ या बीएनपी में ले जाओ, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये सारी बातें हमने कर ली थी। केमेन भी कर लिया था। गिफ्ट, गिफ्ट हमें डिटेल में पढ़ना है आज, गिफ्ट और डिविडेंड दोनों डिटेल में पढ़ेंगे अपन, ठीक है? शशांक कुछ कह रहे हैं? शेयर प्रीमियम, ये भी डिटेल में पढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन, आपको कैपिटल गेन में पढ़ाया था मैंने कि अगर आपको कैपिटल गेन में जो कॉम्पनसेशन मिलता है वो लेट मिला या इनहांस कॉम्पनसेशन लेट मिला गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करती है, और जो इंटरेस्ट वो आपको पे करती है दैट विल बी कवर्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें से 50% डिडक्शन मिलती है। 50% क्या मिलती है? स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, ठीक है? इसमें से 50% क्या मिलती है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों मिलती है यहाँ पे? आपका इतने टाइम से केस चल रहा होगा, है ना, लंबे टाइम से केस चल रहा होगा कोर्ट में, आपने मेहनत की होगी, उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए होंगे। अब इस इनकम को, इस इंटरेस्ट को कमाने के लिए भी आपका कुछ तो खर्चा हुआ है, और वो कितना है ये वेरीफाइड करना थोड़ा मुश्किल है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया चलो कोई बात नहीं, अगर आपका खर्चा है और उसे आप क्लेम करना चाहते हैं, हम फिक्स कर देते हैं, वरना आप कहोगे सर मेरे तो ज्यादा अमाउंट खर्च हो गया, तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि 50% खर्चा है और 50% आपकी इनकम है। समझ गए? ओके, आगे आ जाओ सर। एडवांस मनी फॉरफिटेड, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि एडवांस मनी अगर फॉरफिट की गई है, एडवांस मनी फॉरफिट की गई है अगर, तो वो हमारी अदर सोर्स की इनकम होती है 1 अप्रैल 2014 के बाद। ये बात ध्यान रखना, पहले नहीं। 1 अप्रैल 2014 के बाद अगर कोई अमाउंट फॉरफिट किया है तो वो अदर सोर्स में आएगा। अच्छा बताओ, 1 अप्रैल 2014 से पहले अगर कोई अमाउंट फॉरफिट किया उसका क्या होता है? बताओ। Yes, very good. Reduced from cost of acquisition of asset. Neha and Himanshu and Arpita, very good. चलिए भैया आगे आ जाइए। सबलेटिंग यहाँ आता है, ये बता दिया था। इंश्योरेंस कमीशन, फैमिली पेंशन, ये सारी बातें आपको बता दी थी। डायरेक्टर सैलरी, क्यों? क्योंकि सर इम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए ये यहाँ आ जाता है। ये भी इसीलिए आता है और ये भी इसीलिए आता है। फैमिली पेंशन, एसएससी की डेथ हो गई, फैमिली पेंशन उसके घर वालों को मिल रही है, और घर वालों के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, दैट्स व्हाई फैमिली पेंशन यहाँ आती है। ठीक है। इंश्योरेंस कमीशन बताई दिया आपको। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज यहाँ आ जाता है। ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, मैंने इसका रिवीजन करवाया अभी तक आपको। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो भैया किसी को। ये सब बता चुका हूँ, लास्ट क्लास में हम ये सब पढ़ चुके हैं। प्राइवेट ट्यूशन भी अदर सोर्स में आती है, और जो स्टाइफंड मिलता है ना ट्रेनिंग को, जैसे आप सीएमए की ट्रेनिंग करने जाते हैं, वो आपको वहाँ स्टाइफंड मिलेगा, तो वो आपका किस में आ जाएगा? अदर सोर्स में। ठीक है, क्योंकि ना तो वो आपकी जॉब है और नहीं वो आपका बिजनेस है।
बता दो भैया, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो आराम से। क्योंकि अभी तक मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया है, जो लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे उसको ही रिवाइज करवाया। क्लियर है? चलो आगे। ओके, अब आ जाइए सर। अब कुछ इनकम ऐसी है जिसे हमें डिटेल में डिस्कस करना जरूरी है। मैंने उनके लिए वर्किंग नोट्स दे रखे हैं, तो आइए एक एक करके उनको देख रहे हैं। डाउट आएगा तुरंत पूछ लीजिएगा, ठीक है? छोटा सा चैप्टर है, 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। Casual income. It include winning from lottery, horse race, card game, quiz, crossword puzzle or any other game. ठीक है, ये सारी चीजें सर यहाँ कवर हो जाती है। अब क्योंकि कैजुअल इनकम है इसलिए इसकी टैक्सेबिलिटी हायर रेट से होती है, 30% की रेट से। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान से समझिएगा, हॉर्स रेस की इनकम 2 तरीके की होती है। हॉर्स रेस की इनकम 2 तरीके की होती है। पहली इनकम क्या होती है? पहली इनकम ये होती है कि आप हॉर्स रेस में पैसा लगाते हैं कि भैया ये नंबर का घोड़ा जीतेगा। बताइए क्या ये गैम्बलिंग है या नहीं? हाँ, तो ये तो यहाँ आएगी। अब आप जो घोड़ा है जो रेस में दौड़ता है उस घोड़े को मेंटेन करते हैं, उस घोड़े को मेंटेन करने से आपको कोई इनकम होती है। घोड़े को मेंटेन करने से कोई इनकम होती है, तो क्या वो भी गैम्बलिंग है? जैसे मान लीजिए घोड़े ने पार्टिसिपेट किया रेस में, और रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए रेस के जो करवा रहा है, जो स्पॉन्सर है या रेस का जो ऑर्गेनाइजर है, उसने घोड़े के मालिक को 1 लाख रुपए दिए कि भैया आपका घोड़ा दौड़ेगा, तो हम घोड़े का वेतन मान लीजिए, घोड़े की सैलरी मान लीजिए आप, तो क्या वो कैजुअल इनकम है? नहीं, वो तो नहीं है। अरे वो तो नहीं है, वो थोड़ी है। नया बोल रही है सर, वो भी कैजुअल इनकम, वो थोड़ी कैजुअल इनकम है। हार जीत कैजुअल इनकम होती है, जो हार जीत की जाती है दैट्स कैजुअल इनकम। अच्छा, घोड़े के ऊपर जो जोकी बैठा रहता है ना, जोकी जिसको बोलते हैं, वो जो चला रहा होता है, उसको जो पैसा मिलता है वो क्या है बताओ? राइडर जो होता है ना, राइडर रेस में जो घोड़ा भगाता है, उसको जो इनकम मिलती है, क्या वो कैजुअल है क्या? नहीं, वो भी कैजुअल नहीं है। दैट कैन बी सैलरी और दैट कैन बी बीएनपी, दैट कैन बी अदर सोर्स, वो डिपेंड करेगा उसके कंडीशंस क्या है। बट हाँ, बट दैट्स नॉट कैजुअल इनकम, वो गैम्बलिंग नहीं है, वो उसकी मेहनत का पैसा है। आगे बात समझ में? ओके, अब टीडीएस कटता है सर, जो भी इनकम हमें मिलती है उस पर टीडीएस कटता है। ठीक है, अगर 10,000 से ज्यादा मिल रहा है तो इसका बहुत बड़ा यूज है, ध्यान से सुनिएगा। अगर क्वेश्चन में आपको कैजुअल इनकम दे रखी है और वो कैजुअल इनकम नेट भी हो सकती है और ग्रॉस भी हो सकती है। नेट होने का मतलब आफ्टर टीडीएस और ग्रॉस होने का मतलब बिफोर टीडीएस। आप इनकम में कौन सी शामिल करोगे ये बताओ? आफ्टर टीडीएस और बिफोर टीडीएस इनकम में क्या शामिल करोगे? सोच समझ के बोलना। प्रेरणा एंड रिया, आप दोनों का आंसर सही है। हम शामिल करते हैं सर ग्रॉस अमाउंट बिफोर टीडीएस। अरे भाई, मैंने कौन बनेगा करोड़पति में, ध्यान से सुनो, मैंने कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए जीत लिए, क्या मुझे वो 1 करोड़ रुपए देंगे? बताइए, क्या वो मुझे 1 करोड़ रुपए देंगे? नहीं देंगे। ठीक है, वो मुझे देंगे 70 लाख रुपए। कितने देंगे? 70 लाख रुपए। मैंने जीते 1 करोड़ है, मैंने जीते 1 करोड़ है,
पर मुझे मिलेंगे 70 लाख। मेरी इनकम में कितना आएगा, 1 करोड़ या 70 लाख? मेरी इनकम में कितना आएगा? नहीं हिमांशु, गलत। मेरी इनकम में आएगा सर 1 करोड़। अरे जीता कितना? इनकम क्या होती है? रिसिप्ट इनकम होती है या अर्निंग इनकम होती है? अर्निंग इनकम होती है। तो दैट्स वाई 1 करोड़ आएगा। अब जैसे जैसे तो फिर इसका मतलब हमने जब सैलरी चैप्टर पढ़ा था तो हमने कहा था सर मेरी 60,000 रुपये सैलरी है, 60,000 रुपये पर मंथ, उसमें 10,000 टीडीएस कटता है, तो सैलरी में इनकम कितनी जोड़ते हो आप, 50,000 या 60,000? इनकम तो 60,000 ही जोड़ेंगे ना, दैट्स टैक्स। वो तो टीडीएस है, टैक्स है, तो टैक्स तो ठीक है वापस। यस। अब सवाल ये है सर कि अगर क्वेश्चन में मुझे ग्रॉस दे रखा हुआ तब तो मैं डेफिनेटली ग्रॉस ले लूंगा, पर अगर क्वेश्चन में मुझे नेट दे रखा हुआ तो मैं क्या करूं? अगर क्वेश्चन में मुझे दे ही नेट रखा होगा तो मैं क्या करूं? तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जिसे कहते हैं ग्रॉस अप करना। क्या कहते हैं? ग्रॉस अप करना। तो आपको अमाउंट दे रखा होगा आफ्टर टैक्स और आपको इसको निकालना है बिफोर टैक्स। अब बिफोर टैक्स निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको टीडीएस की रेट याद होनी चाहिए। अगर टीडीएस की रेट याद नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि कितना टैक्स है? समझ गए? तो कैसे निकालेंगे मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। यहाँ पे देख लीजिए क्या कर रहे हैं हम, ग्रोस अप कर रहे हैं। हम कहेंगे अमाउंट रिसीव्ड अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट इनटू 100। ठीक है, तो इसका मतलब सर मुझे जो पैसा मिला 70 लाख रुपए, वो कितना परसेंट था? 100 माइनस टैक्स रेट। 100 माइनस टैक्स रेट कितनी है? 30%। तो जो मुझे पैसा मिला वो तो 70% था, और मुझे चाहिए 100%, तो कर दो 100%। तो 70 लाख डिवाइड बाई 70% इंटू 100%, तो ये आ जाएगा 1 करोड़ या 100 लाख। बोलो आगे बात समझ में? यस, तो ये मेरी इनकम में जुड़ जाएगी। दिस इज कॉल्ड ग्रॉस अप अमाउंट, राइट? अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि सर हमें क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि हमें ग्रॉस दे रखा है या नेट दे रखा है? ये भी तो प्रॉब्लम है। अगर आप ये पहचान ही नहीं पाए और आपने ग्रॉस को फिर से ग्रॉस कर दिया तो ये भी तो गड़बड़ हो सकती है। यस, तो उसके लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। अगर 2 बातें आप ध्यान रख सकते हैं तो आप उसको आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे। पहली बात, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज देखनी है। पहला आपको क्या देखना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखनी है। क्या लैंग्वेज देखनी है सर? देखिए अभी बताते हैं आपको। मान लीजिए मैं अगर आपको ये लिख के देता हूं, वॉन फ्रॉम लॉटरी, बताओ ग्रॉस है या नेट है? अमाउंट छोड़ो, चलो अमाउंट काट दिया। ऐसा लिखा है विनिंग फ्रॉम लॉटरी या वॉन, बताइए ग्रॉस है या नेट है? हमेशा ग्रोस होगा। विनिंग दे रखा है, वॉन अमाउंट दे रखा है, तो हमेशा ग्रोस होगा। दूसरा लिखा है रिसीव्ड फ्रॉम लॉटरी, ये क्या है? ना 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 जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो। ठीक है, जो सुनो, इट्स इट विल ऑलवेज बी ग्रॉस अमाउंट। पर इसमें आपको अब 2 चीजें देखनी है, मतलब एक कंडीशन देखनी है। क्या? जो अमाउंट मिला क्या वो लिमिट से ज्यादा है? अच्छा मैं आपको कहूं तो 5,000 मिला, अब क्या आप नेट कहेंगे? अब सब कह रहे हैं ना कि रिसीव दे रखा है इसका मतलब नेट है। अब मैं कहता हूँ 5,000 मिला, बताओ नेट है क्या? नहीं, 5,000 नेट नहीं है सर। क्यों नहीं है 5,000 नेट? क्योंकि 10,000 तक तो टैक्स कटता ही नहीं है। 10,000 तक तो टैक्स कटता ही नहीं है ना।
तो आपने जीते ही 5,000, तो सामने वाला आपको 5,000 देगा या टीडीएस काट के देगा? 5,000 देगा। तो इसलिए रिसीव्ड वाले केस में आप एडिशनल बात देखेंगे कि वो लिमिट से ज्यादा है या लिमिट से कम है। अगर लिमिट से कम है तो ये ग्रॉस ही है। 10,000 से ऊपर टीडीएस कटता है और मुझे जीता ही 10,000 से कम है, तो मेरे लिए तो ग्रॉस ही है जो मिलेगा। समझ गए? और अगर एक्सीड करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता 15,000, तो फिर मैं ये मानूंगा कि ये क्या है, ये नेट है। तो आई बात समझ में? तो जो अमाउंट लाइबल है वही तो टीडीएस कट के मिलेगा, जो लाइबल ही नहीं है वो टीडीएस कैसे काट देंगे? ओके, चलिए तो ग्रोस अप करेंगे, ये बात मैंने आपको बता दी। कोई खर्चा अलाउड नहीं होता है, ये बात और सुन लीजिए। कैजुअल इनकम में से कोई खर्चा अलाउड नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक लॉटरी टिकट खरीदा, कितने रुपए का? 500 रुपए का। आपने 500 रुपए का एक लॉटरी टिकट खरीदा और आपकी लॉटरी लग गई। कितने रुपए की? मान लीजिए 1,00,000 रुपए की। 500 रुपए का टिकट खरीदा और 1,00,000 रुपए की लॉटरी लग गई। तो अब आपकी इनकम कितनी है? 1,00,000 रुपए या 99,500 रुपए? बताइए। आपने 1,00,000 की लॉटरी परचेज की 500 रुपए में और वो लग गई। लग गई तो 1,00,000 रुपए मिल गए। इनकम कितनी है? 1,00,000 या 99,500? तो आंसर इज 1,00,000 रुपीज। ठीक है, खर्चा अलाउड नहीं होता है, कोई भी खर्चा अलाउड नहीं होता है। ठीक है, ओके। डिडक्शंस नहीं मिलती है, ये अभी मत छेड़ो इसको। ये जब हम पढ़ेंगे ना डिडक्शंस वाला चैप्टर तब बता दूंगा। आगे कुछ और बातें कही गई है कि सर जो जैसे मैंने बताया ना, हॉर्स रेस में जो जॉकी होता है, राइडर होता है, उसकी इनकम कैजुअल में नहीं आती। ठीक है, मोटर कार रेस में जो जीता जाता है, मोटर कार रेस में कौन जो ड्राइव करने वाला बंदा है वो, उसकी बात चल रही है, तो वो तो टैलेंट है उसका, तो उसको जो प्राइस मिलता है दैट्स नॉट कैजुअल इनकम। ओके, है ना, वो होती है ना फॉर्मूला 1, आई थिंक F1 रेस बोलते हैं ना उसको। यस, तो उसमें जो चलाने वाला है वो अगर जीतेगा तो दैट विल नॉट बी कैजुअल इनकम, क्योंकि वो उसकी मेहनत का पैसा है। और लॉटरी हेल्ड एज ए स्टॉक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। क्या कह रहा है कि आप लॉटरी के एजेंट हैं, आप लॉटरी टिकट बेचते हैं। लॉटरी की डेट होती है पर्टिकुलर, कितनी तारीख को डेट लॉटरी निकलेगी। अब मान लीजिए उस दिन तक 2 टिकट आपके पास रह गई, बिकी नहीं, कोई बात नहीं। अब लॉटरी खुली और उनमें से निकल गई लॉटरी जो टिकट बिकी नहीं थी, तो वो आपके लिए कैजुअल इनकम है या बीएनपी है, ये बताओ। वो बीएनपी है, क्योंकि स्टॉक से इनकम है भैया, आपने पैसा थोड़ी लगाया था उसके लिए, नहीं, आपने उस पर दाव नहीं लगाया था, वो तो आपका स्टॉक का फायदा है, स्टॉक का फायदा है तो बीएनपी इनकम में आएगा। और बीएनपी इनकम में आएगा तो नॉर्मल टैक्स लगेगा, कैजुअल इनकम वाला टैक्स नहीं लगेगा। बोलो जी, आगे बात समझ में? WWE में जो फाइट करते हैं वो भी तो टैलेंट है। हाँ टैलेंट ही है, तुम किसने कहा टैलेंट ही है? दैट्स नॉट कैजुअल इनकम। ओके, चलिए बोलिए, कैजुअल इनकम में कोई डाउट? कोई डाउट है तो बोल दीजिए। कैजुअल इनकम जो कि लक बाई चांस होती है, वो होती है उस पे 30% की रेट से टीडीएस कटता है अगर अमाउंट ज्यादा है तो। अगर नेट अमाउंट दे रखा है तो हमें ग्रॉसअप करना है, ग्रॉसअप दे रखा है तो कोई बात नहीं, किसी खर्चे की उसमें से छूट नहीं मिलेगी। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है।
अच्छा एक बात बताओ, आप कोई इसी गेम शो में गए है ना, आप किसी गेम शो में गए और वहां पे आपने एक गाड़ी जीती, कार जीती, 1 करोड़ रुपए की कार जीती आप, अब टीडीएस कैसे कटेगा? 1 करोड़ रुपए की कार जीती आपने किसी गेम शो के अंदर, वो तो लॉटरी है, या विनिंग फ्रॉम गेम है, कैजुअल इनकम है, उस पर 30% टैक्स लगना है, अब टीडीएस कैसे कटेगा कार पे? बताइए। बोलो भाई बोलो। यस मुरली, बिल्कुल करेक्ट, हमें देना पड़ेगा, हमें प्राइस ही तब मिलेगा जब हम टैक्स जमा करवा देंगे, क्योंकि वो तो काइंड कंसिडरेशन है, अब काइंड है तो उसमें तो टीडीएस कट नहीं सकता ना, तो हमें देना पड़ेगा उतना टैक्स का अमाउंट जितना आपको प्राइस मनी मिला है उसके अकॉर्डिंग। जब आप उतना पैसा डिपॉजिट करोगे फिर ही प्राइस मिलेगा, वरना प्राइस नहीं मिलेगा। और एक चीज और ध्यान रखना, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आपको जो ये है ना, आप गूगल खोलते हैं या कोई भी साइट चलाते हैं तो कई बार अचानक लिखा हुआ था कॉन्ग्रेचुलेशन यू वॉन रुपीज 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ऐसे मैसेज आते हैं। ठीक है, फिर आप उसमें जाके वो आपको बोलेगा आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नाम और मोबाइल नंबर देने हैं, फिर वो आपको फोन करेंगे, फिर वो आपको बोलेंगे कि आपका प्राइस रेडी है, बस आपको टैक्स का कुछ पैसा डिपॉजिट करना है। कभी भी डिपॉजिट मत कर देना, कुछ नहीं मिलने वाला है। पूरी दुनिया में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, तो कभी भी आपको कोई ये लालच दे रहा है कि भैया आपने ये जीत लिया है, बस आपको इतना सा काम करना, हम आपको पैसे दे देंगे, तो समझ लो टोपी पहनने वाले हो। ठीक है। yes. दुनिया में बेवजह कोई आपको पैसा देगा नहीं, ले सकता है, बेवजह देगा कोई नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगी सर, फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन का मतलब एम्प्लॉय है सर, एम्प्लॉय की डेथ हो गई, डेथ हो गई तो परिवार को पैसा मिलेगा, परिवार को पैसा मिलेगा तो परिवार और एम्प्लॉयर के बीच में तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए वो इनकम अदर सोर्स में आती है, पहली बात तो ये। ठीक है, ओके। अब जो ये इनकम मिल रही है उसमें भी एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसलिए आप इसको भी याद कर लीजिएगा। कितनी स्टैंडर्ड डिडक्शन है? 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन, जितनी फैमिली पेंशन है उसका 1/3 और 15,000 रुपए दोनों में जो भी कम हो। ठीक है, 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000 रुपए दोनों में जो भी कम हो। ओके, ठीक है, आगे आइए सर। सेक्शन 56(2)(7)(b) ये क्या कह रहा है, इसको समझाने के लिए सुनिए। 56(2)(7)(b क्या कह रहा है, ये सुनिए। डेथ में मिलती है और क्यों मिलेगी, डेथ में मिलेगी फैमिली को तो और क्यों मिलेगी। ओके, चलिए 56(2)(7)(b क्या कह रहा है, ये सुनिए ध्यान से। देखिए, ये केस लगता है प्राइवेट कंपनी पे। किस पे लगता है? प्राइवेट कंपनी पे। गवर्नमेंट कहती है कि हमने और लोगों को रोकने के लिए तो कानून बना रखा है ना, बाकी लोगों को रोकने के लिए तो हमने कानून बना रखा है कि भैया इससे ब्लैक मनी नहीं आनी चाहिए, व्हाइट मनी नहीं आनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, हमने सब बना रखा है। पर अगर कंपनी ने ऐसा कुछ किया तो बताइए कंपनी को गिफ्ट कैसे मिल सकता है, तो बता सकते हैं? ये बेसिकली गिफ्ट है, कंपनी गिफ्ट कैसे ले सकती है और किससे ले सकती है? गवर्नमेंट के थ्रू? अरे नहीं,
बताइए कंपनी को गिफ्ट कैसे मिल सकता है? होल्डिंग कंपनी दे सकती है नहीं। अच्छा ठीक है, बोलते जाओ और बोलते जाओ। कंपनी को गिफ्ट देने का कोई लॉजिक है क्या, ये सोचो। क्या आप बोलोगे मैं कंपनी को गिफ्ट दे रहा हूं? नहीं, कंपनी के लिए गिफ्ट होता ही नहीं है। कंपनी को कैसे गिफ्ट दोगे? फिर होल्डिंग सब्सिडी को देगी तो कोई ना कोई असिस्टेंस बोल सकते हैं कि हम सहायता दे रहे हैं, ठीक है। गिफ्ट का तो मतलब नहीं है। पर इनडायरेक्ट वे में कंपनी गिफ्ट कलेक्ट कर सकती है। कैसे, सुनिए। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू होती है क्या, बताइए। फेस वैल्यू होती है, यस। कंपनी अपने शेयर को फेस वैल्यू से ज्यादा, मतलब कि प्रीमियम पे इश्यू कर सकती है, एट पार इश्यू कर सकती है, और एट डिस्काउंट इश्यू कर सकती है। हालांकि डिस्काउंट पे अभी कुछ फाउंडेशन लगा दिया गया है। राइट। तो प्रीमियम, एट पार या डिस्काउंट तीनों इश्यू कर सकती है। हाँ सर, इश्यू कर। अगर कंपनी ने अपना शेयर एट पार इशू किया, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू किया, तो बताइए क्या इसमें कोई गिफ्ट जैसी चीज समझ में आती है आपको? नहीं सर। अगर डिस्काउंट पे इशू किया कि 10 रुपए वाला शेयर 8 रुपए में दे रहे हैं, तो क्या कंपनी कोई गिफ्ट ले रही है? नहीं सर। तो इसका मतलब इन दो केस में तो गिफ्ट की पॉसिबिलिटी जीरो है। अच्छा, 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए से ज्यादा में दे रही है, तो क्या गिफ्ट हो सकता है? यस, यहाँ गिफ्ट हो सकता है। ध्यान से सुनते, पर गारंटी नहीं है अभी तक कि यहाँ पे गिफ्ट है। अभी सिर्फ सुनते जाइए। हो सकता है सर कि यहाँ पे गिफ्ट हो। अब हमने कहा कि सर ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। फेस वैल्यू की जगह अगर मार्केट प्रीमियम पे इशू किया जाए तो कर सकती है कंपनी, इसमें क्या दिक्कत है? वो तो उसकी अगर गुडविल है तो वो ज्यादा रेट पे दे सकती है, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो गिफ्ट ले रही है, बिल्कुल नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, प्रीमियम पे दे रही है वो तो समझ में आती है, और कंपनी मार्केट वैल्यू समझते हो, जो वाकई में बाजार में चल रही है, वहां तक दे रही है तब भी बात समझ में आती है। पर अगर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे दे रही है तो, मोर देन मार्केट वैल्यू दे रही है तो गिफ्ट हो सकता है। ध्यान से सुनो, मैं फिर बोल रहा हूँ। 10 रुपए का शेयर है, आप अगर 12 में इशू करते हो और आपकी मार्केट वैल्यू भी 12 रुपए है, तो कोई बात नहीं, कोई गिफ्ट है क्या इसमें? नहीं है। कि ठीक है, 10 वाला शेयर प्रीमियम पे है 12 रुपए में, मार्केट वैल्यू 12 रुपए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आप इस शेयर को इशू करते हो 16 रुपए में, तो बोलेंगे फेस वैल्यू ठीक है, प्रीमियम भी ठीक है, मार्केट वैल्यू से ज्यादा क्यों? मार्केट वैल्यू से ज्यादा क्यों? तो क्या यहाँ पे गिफ्ट का कंसर्न है? मार्केट वैल्यू से ज्यादा क्यों? बोलो, आगे बात समझ में। हाँ। अब मार्केट वैल्यू से ज्यादा, ध्यान से सुन लेना, मार्केट वैल्यू से ज्यादा होते ही गिफ्ट हो जाएगा, ये सोचना बिल्कुल गलत है। साथ ही साथ प्रीमियम पे होना भी तो जरूरी है। बोलो हाँ या ना। क्या अकेला मार्केट वैल्यू से ज्यादा होने पे गिफ्ट हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिएगा, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर है ना, इन्होंने डिस्काउंट पे दिया शेयर, मार्केट वैल्यू कम है, मार्केट में हालत खराब है, तो मार्केट वैल्यू कम है, 6 रुपए ही है। कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू 6 रुपए है, इन्होंने इशू किया 8 रुपए में, इशू प्राइस 8 रुपए, बताओ गिफ्ट है या नहीं? 10 रुपए की फेस वैल्यू, डिस्काउंट पे इन्होंने 8 रुपए में इशू किया, मार्केट में 6 रुपए ही वैल्यू है, तो बताइए गिफ्ट है या नहीं? नहीं। गिफ्ट कब होता है? गिफ्ट कब होता है भाई? गिफ्ट तो तभी होता है ना जब प्रीमियम पे हो। प्रीमियम के बिना तो गिफ्ट हो ही नहीं सकता। आप फेस वैल्यू से कम लेके भी आप बोलोगे गिफ्ट लिया है, फिर तो हो गया कम। आप अपनी फेस वैल्यू से भी कम अमाउंट ले रहे हैं, फिर भी आप कहेंगे कि गिफ्ट है, फिर तो क्या काम हो? तो इसलिए ना तो एट पार पे गिफ्ट होता है और ना ही डिस्काउंट पे गिफ्ट होता है। गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम पे होता है। बोलो जी, बात समझ में आ गई? ओके।
तो कंडीशन नंबर 1 ध्यान से सुन लेना, कंडीशन नंबर 1 आप क्या होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 2 शेयर किस पे इश्यू होना चाहिए, प्रीमियम पे इश्यू होना चाहिए। कंडीशन नंबर 3 इश्यू प्राइस जो है वो मार्केट वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। बोलिए, इश्यू प्राइस मार्केट प्राइस से ज्यादा होनी चाहिए। इश्यू प्राइस मार्केट प्राइस से ज्यादा होनी चाहिए ना। हाँ, मतलब 16 रुपए है, मार्केट प्राइस कम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि आप ये शेयर इश्यू करेंगे टू रेजिडेंट, तो ही ये सेक्शन लगेगा, वरना ये सेक्शन नहीं लगेगा। दोबारा बोल देता हूं, आप प्राइवेट कंपनी है और पूरे साल प्राइवेट रहेंगे, ये भी सुन लो, आप प्राइवेट कंपनी और आप पूरे साल प्राइवेट रहेंगे। मान लीजिए जब आपने शेयर इश्यू किए तब तो आप प्राइवेट थे और साल के एंड तक जाते जाते आप पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो गए, तो क्या ये प्रोविजन लगेगा? नहीं, ये प्रोविजन नहीं लगेगा। हम एट द ईयर एंड देख रहे हैं, एट द ईयर एंड आप क्या होनी चाहिए, प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, तो प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, दूसरा आप शेयर प्रीमियम पे इश्यू करेंगे। तीसरा आपका शेयर मार्केट प्राइस से ज्यादा पे इश्यू होना चाहिए। चौथा आप रेजिडेंट पर्सन को शेयर इश्यू करना है। अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ही वो गिफ्ट का सेक्शन लगेगा, वरना गिफ्ट का सेक्शन नहीं लगेगा। बता दीजिए, यहां तक कोई डाउट है तो बोल दीजिए। नहीं है पक्का? चलो ठीक है, देखते हैं टेबल को ध्यान से देखिएगा। पी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, इन्होंने शेयर इश्यू किया मिस्टर ए को। मिस्टर ए रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट कुछ नहीं लिखा, तो आप क्या मानेंगे वो अभी आपको पता चल जाएगा। क्या मानेंगे भैया? रेजिडेंट ही मानेंगे ना, जब तक नॉन रेजिडेंट ना बोला हो क्या बोलेंगे? रेजिडेंट। तो प्राइवेट लिमिटेड ए ने, प्राइवेट लिमिटेड पी ने ए को शेयर दिए 10 रुपए का फेस वैल्यू। ध्यान से समझना आराम से, पहले आंसर पे मत भागो, ठीक है? कुछ लोग सीधा आंसर देख रहे हैं, आंसर मत देखो। फेस वैल्यू कितनी है सर? सर फेस वैल्यू है 10 रुपए। मार्केट वैल्यू कितनी है सर? 12 रुपए। और कंसिडरेशन कितना है? 11 रुपए। कंसिडरेशन का मतलब इश्यू प्राइस, राइट? सबसे पहले मार्केट वैल्यू भी मत देखो, दो चीजों को कंपेयर करो, इन दोनों को, जिससे आपको पता चलेगा कि शेयर एट पार है या एट प्रीमियम है। बोलो, एट पार है या एट प्रीमियम है? पहले तो ये देखो। सर प्रीमियम पे है, 10 रुपए वाला शेयर 11 रुपए में है, मतलब प्रीमियम पे, राइट? अब देखो कि क्या ये प्राइस मार्केट वैल्यू से ज्यादा है? नहीं सर नहीं है, और नहीं है तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। आगे बात समझ में? पहला क्राइटेरिया क्या देखा? कंपनी प्राइवेट है क्या। दूसरा क्राइटेरिया क्या देखा? कि प्रीमियम पे है क्या। तीसरा क्राइटेरिया क्या देखा? कि मार्केट वैल्यू से ज्यादा है क्या। दैट्स इट। नेक्स्ट आइए, प्राइवेट कंपनी है, यस। रेजिडेंट को दिया है, यस। 10 वाला शेयर 9 रुपए में, बोलो प्रीमियम है या डिस्काउंट है या एट पार है? 10 रुपए वाला शेयर 9 रुपए में, मार्केट। हाँ जी, आवाज आ रही है ना? ओके, सुनिए, आर प्राइवेट लिमिटेड, हाँ ये वाला देखो पहले, डिस्काउंट पे है या उस पे है बताओ। सेकंड केस के अंदर डिस्काउंट है, प्रीमियम है, एट पार है, डिस्काउंट है, इसका मतलब सेक्शन नहीं लगेगा। यहीं पे बात खत्म हो गई, आगे देखने की जरूरत ही नहीं। तीसरे केस में आइए, तीसरे केस में आइए सर। आर प्राइवेट लिमिटेड है, मिस्टर सी है, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में, एट पार है क्या? 10 वाला शेयर 10 में, यस। एट पार होते ही ये सेक्शन नहीं लगेगा, बात खत्म। चौथे पॉइंट पे आइए, प्राइवेट कंपनी है, मिस्टर डी को दे रहे हैं 10 रुपए वाला शेयर 20 रुपए में, बोलो प्रीमियम पे है क्या? यस सर प्रीमियम पे है। क्या मार्केट वैल्यू से ज्यादा है इश्यू प्राइस? यस। तो डिफरेंस कितना है? 5 रुपए का, तो 5 रुपए का क्या हो जाएगा? गिफ्ट हो जाएगा पर शेयर। बोलो आगे बात समझ में?
बोलो, आगे बात समझ में? कोई डाउट है किसी को फोन नंबर के इसमें? नहीं है। फिफ्थ में आइए सर, प्राइवेट कंपनी है, यस, नॉन रेजिडेंट को दिया, यही किस्सा खत्म। शेयर किसको इशू किया? नॉन रेजिडेंट को, यहीं पे किस्सा खत्म। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्या मार्केट प्राइस क्या इशू प्राइस जाने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए? एक एक चीज समझ लेना, बाद में ऐसा ना हो कि आप बोलो सर नॉन रेजिडेंट तो हमने देखा नहीं, हम तो सीधे यहाँ चले गए, यहाँ गए तो गिफ्ट लग रहा था। नहीं, एक एक चीज समझ लीजिए। नेक्स्ट आ जाइए 6 पॉइंट। प्राइवेट कंपनी है, मिस्टर एफ नॉन रेजिडेंट एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, हाउ एवर लेटर ऑन इट बिकम रेजिडेंट। पहले तो नॉन रेजिडेंट था पर बाद में रेजिडेंट हो गया, तो बताइए चलेगा या नहीं चलेगा? रूल लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि हम तो ईयर एंड देखते हैं, बताया ना मैंने आपको, ईयर एंड देखते हैं हम। ईयर एंड देखते हैं तो लगाइए, आगे बढ़िए। आगे हमने कहा कि सर 10 रुपए वाला शेयर 35 रुपए में इश्यू किया है, तो प्रीमियम पे है क्या? हाँ सर प्रीमियम पे है। मार्केट प्राइस 20 रुपए है, तो क्या मार्केट प्राइस से ज्यादा है? हाँ सर मार्केट प्राइस से भी ज्यादा है। कितने रुपए? 15 रुपए। चलो जी 15 का गिफ्ट हो गया। ओके, चलिए लास्ट केस सुनिए। वी प्राइवेट लिमिटेड, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सच कंपनी इज लिस्टेड इटसेल्फ ऑन एनएसई आफ्टर इश्यूएंस ऑफ शेयर। मतलब पहले ये प्राइवेट कंपनी थी और एट द ईयर एंड तक ये पब्लिक कंपनी बन गई, तो बताइए प्रोविजन लगेंगे या नहीं लगेंगे? नहीं लगेंगे, आगे देखना ही नहीं है, ये सब चीजें देखनी ही नहीं है। अगर यहीं पे किस्सा खत्म हो जाता है तो बता दो भैया, कोई डाउट है किसी को तो यहाँ पे बता दो। कोई डाउट किसी को? नहीं है? आगे आ जाइए। इंटरेस्ट ऑन एनएससी मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, केवीपी किसान विकास पत्र, लिख लो अगर फुल फॉर्म लिखना हो तो। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र। ठीक है। अगर इस पे आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपके लिए? टैक्सेबल हो जाएगा। बस इतना ही बताना है और कुछ नहीं बताना है। आगे इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, आपने पोस्ट ऑफिस बैंक में पोस्ट ऑफिस में क्या खुला रखा है? सेविंग अकाउंट खुला रखा है, और वहां पे अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, अकाउंट आपके इंडिविजुअल नाम पे है तो 3,500 रुपए की डिडक्शन है आपके लिए, मतलब जितना इंटरेस्ट मिलेगा उतने से इतना टैक्स फ्री हो जाएगा। और ज्वाइंट नेम पे है, 2 लोगों के नाम पे है, तो 7,000 रुपए टैक्स फ्री हो जाएंगे। ये आप लगा लीजिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर एमसीक्यू पर्पज, बहुत बार आया हुआ है एमसीक्यू। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है, अगर आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है तो वहां पे जितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो 3,500 रुपए तक टैक्स फ्री है, बैलेंस टैक्सेबल है। और अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो 7,000 रुपए तक टैक्स फ्री है, बैलेंस टैक्सेबल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसकी ये लिमिट याद रखेंगे, 3,500 और 7,000। बोलिए क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आता है डिविडेंड। डिविडेंड में टाइम लगेगा, एक सेकेंड।
डिविडेंड में टाइम लगेगा अपने को, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो आज इतना ही कर लो, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। यहां तक बोल दीजिए कोई डाउट है किसी को। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोल दीजिए, यहाँ तक पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो हम कर सकते हैं, ठीक है, वो कर लेते हैं। चलो, अपने पास 7-8 मिनट है, वेस्ट नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। Sundar died on 31st July 2020 while being in the central government services. In terms of the rules of government governing his service, his widow, Mrs. Sundar, has paid a family pension of rupees 10,000 per month and DNS allowance 40% thereof. अब देखो, DA भी फैमिली पेंशन का ही पार्ट होता है, इनको कोई अलग से DA थोड़ी मिलेगा, ये कोई एम्प्लॉय थोड़ी है। फैमिली पेंशन में ही इनको मिल रहा है 10,000 का फैमिली पेंशन प्लस 4,000 का DA, तो इसका मतलब 14,000 का फैमिली पेंशन इनको मिल रहा है। फैमिली पेंशन मिल रहा है इनको 14,000 का, राइट। State whether the amount of family pension is assessable in her hand, and if so, under what head of income or can she claim the relief or deduction on such receipt. Compute taxable income for the assessment year 21-22 and tax thereon. सारी बातें पूछ रही हूँ। सबसे पहले तो बताइए, मिसिस सुंदर के लिए ये अमाउंट टैक्सेबल है या नहीं, जो इन्होंने पूछा। सबसे पहला सवाल, क्या मिसिस सुंदर के लिए अमाउंट टैक्सेबल है या नहीं है? सर बिल्कुल है। कौन से हेड में टैक्सेबल है? अदर सोर्स में टैक्सेबल है, समझ गए। नेक्स्ट आइए, क्या इन्हें कोई एग्जम्पशन डिडक्शन मिलेगी? हाँ सर मिलेगी। कितनी मिलेगी? नहीं, तुषार गलत है, और बोलिए। 1/3 और 15,000 जो भी लेस हो, ठीक है। अच्छा, पेंशन मिली कितनी इसको टोटल, बता सकता है कोई? टोटल पेंशन कितनी मिली है? टोटल पेंशन कितनी मिली है? प्रेरणा गलत है। मुरली का चेक करते हैं, रिया का भी चेक करते हैं, और बोलिए कितना अमाउंट मिला? चलिए देखिए, 14,000 मिल रहा है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था। यहाँ पे कहानी है मंथ्स, डेथ होने के बाद ही मिलेगी ना फैमिली पेंशन, पहले थोड़ी मिल सकती है। तो इसका मतलब कितने महीने मिलेगी? 8 महीने। अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने तो मिलेगी नहीं, तो 8 महीनों से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है? 32, 1,12,000। समझ गए? 1,12,000 रुपए। अब आ जाइए सर, डिडक्शन कितनी, एग्जम्पशन कितनी है? तो 1/3 ऑफ 112 और 15,000। जाहिर सी बात है, कम कितना होगा? 15,000 रुपए, तो 97,000 टैक्सेबल हो जाएगा। आगे बात समझ में? 1/3 ऑफ 1,12,000 और 15,000, तो 15,000 ही लेस आएगा। आप निकाल के देख लेना, अमाउंट लिख देना यहाँ पे निकाल के, कोई बात नहीं। हाँ, याद आएगा आपका 35,000 37,333।
और 15,000 जो भी कम है तो कम ये है भैया, और ये कम है तो इसका टैक्सेबल है। अब बोला उस पर टैक्स भी बताओ। अब ये टैक्स बताने के लिए तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि मिसेस सुंदर की कोई और इनकम है क्या। कोई इनकम नहीं दे रखी तो आप बोल दीजिए टैक्स नील है, क्योंकि 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स लगता ही नहीं है। तो अगर और कोई इनकम नहीं है तो ये नील है। हमें पता नहीं और कोई इनकम का, तो हम तो ये एजम्पशन लेंगे कि कोई इनकम नहीं है, तो टैक्स आप बता दीजिए नील। बोलो जी, बात समझ में आ गई? चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल करेंगे आगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, 3 ही क्वेश्चन आए थे। एक हमने कर लिया, 2 और 3, बस 2 ही क्वेश्चन और है इसमें। 2 या 3 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डोंट मिस द क्लास। थैंक यू।